तारीख 24 दिसंबर 1999, दिन शुक्रवार। घड़ी में यही कोई 4:30 बजने वाले थे जब काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IC 814 विमान ने जैसे ही शाम 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी विमान को कुछ हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुका और फिर वहां से लाहौर के लिए रवाना हो गया। विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। लाहौर से कांधार जाने से पहले जब विमान को संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में उतारा गया, तब आतंकियों ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया, यानी कि उन्हें उतार दिया। इनमें से ज्यादातर वो यात्री थे जो या तो बीमार थे या फिर बड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे थे। विमान हाईजैक करने वाले आतंकियों ने खौफ पैदा करने के लिए हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों में एक यात्री रूपन कात्याल को मार दिया था। 25 साल के रूपन कात्याल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। रूपम कात्याल की मौत के बाद पूरे फ्लाइट में पूरी तरह से खौफ का माहौल था। कोई भी इन आतंकियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर लैंड हुआ। उस दौर में कंधार पर तालिबानी हुकूमत थी और पूरी तरह से तालिबानी हुकूमत का राज था। एक कहानी इंडियन एयरलाइंस को उस विमान की है जिसको उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद हाईजैक कर लिया गया था और फिर उसे 3 एयरपोर्टों पर उतारने के बाद कांधार ले जाया गया था। अफगानिस्तान के इतिहास में कांधार की अहमियत काबुल से कम नहीं है, लेकिन 90 के दशक से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कांधार को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। 90 के दशक में ये शहर 2 बड़ी घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था। पहला, तालिबान के उदय के बाद इस पर उसका कब्जा, और दूसरा इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण, जिसके बाद कांधार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। विमान में सवार ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जिनकी सांसें उन आतंकवादियों की कब्जे में थी जो कभी भी उनको मार सकते थे। विमान के हाईजैक होने के 8 दिन बाद साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सरकार ने समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को बताया कि उसकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम कराने में कामयाब रही है। 31 दिसंबर को हाईजैक प्लेन के यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने 3 आतंकी मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को अपने साथ कंधार लेकर गए थे, जहां यात्रियों के बदले इन आतंकवादियों को छोड़ा गया था। इस घटना को अब 21 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन आतंकवादियों को भारत ने छोड़ा था, आखिर वो अब कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं? भारत के कब्जे से छूटने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का गठन किया और उसका सरगना बन गया। मसूद अजहर ने उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया। मसूद अजहर के साथी उमर शेख ने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल फॉल की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मसूद अजहर का तीसरा साथी मुश्ताक अहमद जरगर ने छोड़े जाने के बाद कश्मीर में कई ग्रेनेड हमले करवाए थे। पिछले साल फरवरी में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के पीछे भी उसका ही हाथ था। मुश्ताक मूल रूप से कश्मीर का ही रहने वाला है। मसूद अजहर का करीबी भी उसे माना जाता है। मुश्ताक पर दर्जनों लोगों के कत्ल का इल्जाम है और उसे पाकिस्तान की पुलिस तलाश तो नहीं रही, लेकिन हाँ, उसे पनाह जरूर दे रही है।